गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हमने लेटर टू गॉड का माइंड मैप किया था और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई भी क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड आएंगे आप उनको सॉल्व कर लेंगे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का माइंड मैप तैयार किया है मैंने। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इतना अगर आप याद कर लेंगे तो मेरा ये बिल्कुल क्लेम है कि आप इस सारे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस और सारे ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस लेसन को मैंने 4-5 भागों में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है इनॉग्रेशन सेरेमनी, दूसरा मंडेला की स्पीच, तीसरा हिस्ट्री ऑफ रेशियल डोमिनेशन, फिर हिज आइडियाज और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं, इनॉग्रेशन सेरेमनी। इनॉग्रेशन माने उद्घाटन समारोह। उद्घाटन किस चीज का था, कहाँ पे था, किस डेट में था, ये हमको अच्छे से याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डेट याद कर लेंगे कि उद्घाटन 10 मई 1994 को था, है ना। ये रेड लेटर डे है। रेड लेटर डे माने बहुत ही खास दिन, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त हमारे देश के लिए रेड लेटर डे है ना, बहुत खास। तो ये इस दिन हुआ था। टुक प्लेस इन, कहाँ पे हुआ था ये, टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग प्रेटोरिया, प्रेटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में हुआ था। तीसरा, क्या चीज का इंस्टॉलेशन था, इंस्टॉलेशन माने स्थापना थी किस चीज की, नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बच्चों इसको आप याद कर लीजिए, ये तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन रेशियल, डेमोक्रेटिक और गवर्नमेंट। यानी कि कहाँ पे हुआ, कब हुआ और क्या हुआ, ये तीनों चीजें आपको याद हो गई होंगी अच्छे से। अब हम करते हैं ऑर्डर ऑफ इवेंट। सबसे पहले क्या हुआ वहाँ पे, सबसे पहले ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई। उन्होंने, नेल्सन मंडेला ने और उनके जो दूसरे ऑफिशियल्स थे उन्होंने कसम खाई। फिर हवा में जेट फ्लाइंग हुई बिल्डिंग के ऊपर, जैसे अपने बंदाकस को हवा में जो एयरफोर्स वाले हैं वो अपना दिखाते हैं, शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, वैसे यहाँ पर भी जेट्स के द्वारा अपना प्रदर्शन दिया गया। और फिर नेशनल एंथम गाए गए। उस दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए, ये आपको याद होना चाहिए। पहला निकोसी सिकलल अफ्रीका और तीसरा डाइस्टेम, दूसरा डाइस्टेम, ये दोनों ही गाए गए। ये वाला नेशनल एंथम लोगों को कम याद था क्योंकि अभी कम गाया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये याद हो जाएगा। तो ये बच्चों इनॉग्रेशन सेरेमनी का पूरा एक है। तो अगर इससे कोई भी रिलेटेड आता है, उनकी बेटी थी उनके साथ में, जरानी जिसका नाम था, और उनके 2 वाइस प्राइम मिनिस्टर्स थे, वाइस प्रेसिडेंट थे सॉरी, तो उन दोनों ने भी वहाँ पे ओथ ली और नेशनल उनकी भी स्पीच, इसके बाद उन्होंने स्पीच दी। तो ये बच्चों इनॉग्रेशन का है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, अगर आप इस माइंड मैप को अच्छे से नोट कर लेंगे अपने पास और याद कर लेंगे, ठीक है। स्पेलिंग्स का बच्चों बहुत ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें एक पीछे एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें आपको क्या कहते हैं, स्पेलिंग्स आनी चाहिए, नाउन बनाना आना चाहिए, जैसे कि इनॉग्रेट। तो इनॉग्रेट क्या है, वर्ब है, और इनॉग्रेशन उसके पीछे TION लगा दिया तो नाउन बन गया। तो इसको भी हमें संग संग में याद करना है। प्रेटोरिया है, यूनियन बिल्डिंग, इंस्टॉलेशन, यहाँ भी आप देख रहे हैं इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल वर्ब है और इंस्टॉलेशन नाउन बन गया। ऐसे ही गवर्न, गवर्न क्या है, नाउन वर्ब है, गवर्न करना, और नाउन बन गया गवर्नमेंट, ठीक। नेशनल, नेशन और नेशनल। तो इस टाइप से बच्चों ये चीज़ें आपको आनी चाहिए अच्छे से। अब हम आते हैं मंडेला की स्पीच जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडेला जी ने अपनी स्पीच में क्या कहा सबसे पहले, तो इसको हम पढ़ेंगे कि साउथ अफ्रीकन पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के थ्रू साउथ अफ्रीका पास हुआ है, यानी साउथ अफ्रीका ने झेला है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों, क्योंकि ऑर्डिनरी चीज़ें, ह्यूमन डिजास्टर कैसा होता है कि जैसे ओले पड़ गए, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक हो गया, ये ऑर्डिनरी मतलब है जो नेचुरल है, कैलामिटी द्वारा प्राकृतिक होते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि मनुष्य के द्वारा मनुष्य के ऊपर बहुत ज़्यादा विपदा लाई गई थी, इसलिए इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहते हैं, है ना। आउटलॉज बिकेम होस्ट, आज वो कह रहा है कि हम लोग जो एक दिन आउटलॉज थे, आउटलॉज माने जो देश में हमारे जो कानून था हमको उसमें मुजरिम ठहराया जाता था, आज हम उसके होस्ट हैं। यानी हम इस देश में, हमको बाहर का माना जाता था, हमको गुलाम माना जाता था, आज हम इस देश में हम होस्ट हैं, हम ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फिर वो धन्यवाद देते हैं, थैंक्स ऑल वर्ल्ड लीडर्स, जितने दुनिया भर के उनके वहाँ लोग पहुँचे थे, नेता पहुँचे थे, उन सबको वो धन्यवाद देते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज वो कहते हैं कि आज का दिन विक्ट्री है, यानी विजय है। विक्ट्री माने विजय ओवर जस्टिस माने न्याय, पीस माने शांति, और ह्यूमन डिग्निटी माने मानव सम्मान।
यानी कि 3 चीज़ों के ऊपर आज उन्होंने विजय प्राप्त की है। पहला जस्टिस के ऊपर, दूसरा पीस के ऊपर और तीसरा ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर। तो बच्चों ये पॉइंट्स को याद कर लीजिए आप बहुत अच्छे से लिखकर अपने पास। फिर वो प्लेज लेते हैं, वो कसम खाते हैं कि वो अपने लोगों को फ्री करेंगे। किस चीज़ से फ्री करेंगे? पॉवर्टी से, गरीबी से, डेप्रीवेशन, अभावों से और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से। किसी भी तरह का भेदभाव हो, चाहे रंग भेद हो, चाहे गोरे काले का वहाँ पर था मेनली एपाथीड जिसको बोलते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि एपाथीड सभी भेदों से अपने देश को आज़ाद करेंगे। तो बच्चों ये उनकी पूरी देख रहे हैं आप, एपाथीड में यहाँ पे लिख रही हूँ, यानी कि नस्लवाद जो रंग भेद की था उससे भी फ्री करेंगे। तो ये 3 चीज़ों से लोगों को फ्री करेंगे, ये उन्होंने कसम खाई। आज उनकी विजय किस किस चीज़ों पे हुई? जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी। आज वो पूरी दुनिया को धन्यवाद देते हैं अपनी स्पीच पे। और वो पूरा ये आप अगर आप ये जितने 1 2 3 4 5 पॉइंट है बच्चों, अगर आपने ये 5 पॉइंट अच्छे से याद कर लिए और अपनी नेल्सन मंडेला के विचार, नेल्सन मंडेला की स्पीच, नेल्सन मंडेला ने अपने देश के लिए क्या किया या क्या करना चाहते थे, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहीं पे मिल जाते हैं। अब हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ रेशियल डोमिनेशन। कैसे अफ्रीका गुलाम बना, कैसे अफ्रीका इस नस्लवाद के जकड़ में आया, इसकी हिस्ट्री हम पढ़ लेते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ये देखो, आप एरो देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आएंगे हम नीचे, ये देखो 1901 से लेके 1910, ये टाइम पीरियड को आप याद कर लीजिएगा, यानी कि 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट 10 ईयर्स, ठीक है, 20वीं 20th सेंचुरी के फर्स्ट 10 ईयर्स, 1901 से लेकर 1910 तक। जो ये 20th सेंचुरी थी, कौन सी सेंचुरी थी ये? 20th सेंचुरी के फर्स्ट 10 ईयर्स। तो फर्स्ट जो था उसमें वो कहते हैं कि एपाथीड स्टार्ट हुआ, ये नस्लभेद स्टार्ट हुआ। और एंड कब हुआ? जो लास्ट का 10 ईयर्स थे, यानी कि 1990 से 2000, ठीक है। तो जो लास्ट के 10 ईयर्स थे वहाँ पे जाके ये खत्म हुआ। तो एपाथीड यहाँ शुरू, यानी कि पूरी 1 सदी चला। बच्चों समझ रहे हैं आप? पूरी 1 सदी। तो ये हिस्ट्री है इसकी। अब कैसे खत्म हुआ, इसके लिए किन लोगों ने योगदान दिया, ये यहाँ पर आ जाता है कि रोल ऑफ लीडर्स। जो लीडर्स थे, नेता थे, उन्होंने इसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उन्होंने हाइट्स ऑफ कैरेक्टर दिया, है ना। और ड्यू टू ऑपरेशन, देखो बच्चों एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि जितना ज़्यादा, आपने साइंस में पढ़ा है ना कि एक्शन का रिएक्शन होता है, तो जितना इनको कुचला गया, जितना इनको दबाया गया, जितना इनको कुचला गया, उतना ही इनका कैरेक्टर ऊपर। ये फॉर्मूला, ये देखो, ये एरो को याद रखिएगा कि जितना इनको कुचला गया उतना ही इनका हाइट ऑफ कैरेक्टर आया। यानी कि जितना इन पर प्रताड़ना हुई, ऑपरेशन हुआ, जितना लोगों ने इन पर ऑपरेशन किया, है ना, ऑपरेशन माने प्रताड़ना, तो जितना प्रताड़ित हुए, जितना इनको परेशान किया गया, इन पर अत्याचार हुए, उतना ही इनके देश में महान नेताओं का जन्म हुआ, जिन्होंने ऐसा चरित्र का क्या कहते हैं, शो किया कि कितने महान लोग पैदा हुए, जिसमें आप कुछ उनमें लीडर्स के नाम याद कर लेंगे। सिसिलस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, उनको आप याद कर लेंगे। तो वो इस पूरा श्रेय अपने लीडर्स को देते हैं कि जिन्होंने इतना सहकर ये किया। फिर वो कहते हैं कि मेरे देश के सबसे इम्पोर्टेंट लोग मेरे लोग हैं, वैल्यू वो ही मेरे देश की वेल्थ है, यानी कि उसको वो ही डायमंड से कंपेयर। वो कहते हैं कि अफ्रीका जो है वो अपने नेचुरल जो चीज़ें हैं उनके लिए बहुत फेमस है, जैसे डायमंड्स हैं इन सब के लिए। तो वो कहते हैं कि वो तो नॉन लिविंग थिंग है डायमंड, लेकिन मैं अपने देश के लोगों को डायमंड मानता हूँ, कि मेरे देश के लोग जो पीपल हैं, पीपल ऑफ अफ्रीका, वो डायमंड है। तो वो अपने देश के लोगों की वैल्यू करते हैं। तो बच्चों ये हो गया। अब यहाँ पर आता है उनके आइडियाज़। करेज, सबसे पहले करेज के ऊपर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि करेज क्या है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। वो कहते हैं कि करेज विक्ट्री ओवर फियर, डर के ऊपर जीत, है ना। तो वो कहते हैं यहाँ पे ये नहीं, वो कह रहे हैं कि ना डरना। अगर हम डर नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम करेजियस हैं। करेजियस है कि डर लग रहा है और हम उसके ऊपर विजय प्राप्त करें, वो असली मायने में साहस है। तो बच्चों ये जो याद कर लेना। फिर वो कहते हैं लव और हेट,
ये नेचुरल है ना। लव, हम बच्चों को जब पैदा होते हैं तो अपने आप माँ से प्यार करते हैं, भाई बहन से प्यार करते हैं, उनको कोई सिखाता नहीं है। तो लव इज़ वेरी नेचुरल। तो वो हेट जो है वो सिखानी पड़ती है, नफरत जो है लोगों को सिखानी पड़ती है। हम बच्चे के मन में डालते हैं कि ये गोरा है, ये काला है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है। ये नफरत हम मन में डालते हैं, ये आती नहीं है। स्वाभाविक चीज़ क्या है? लव। तो ये उनका आइडिया है। फिर दूसरा उनका आइडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड। ऑप्रेसर माने प्रताड़ित करने वाला। ऑप्रेसर जब भी बच्चों पीछे आता है ना, ओ आर या ई आर, तो यानी कि करने वाला। जैसे हम कहते हैं टेलर, कपड़े सिलने वाला, है ना, फार्मर, खेती करने वाला। तो इसे ऑप्रेसर, प्रताड़ित करने वाला, और ऑप्रेस्ड जो प्रताड़ित हो रहा है, यानी कि ये करता है और ये कर में देखा जाए तो ये कर रहा है, इस पे प्रभाव पड़ रहा है। तो लेकिन वो कहता है दोनों ही प्रिजन में बंद है, दोनों ही एक जेल में बंद है। कैसी जेल? सिंबॉलिक है, जेल का मतलब यहाँ सिंबॉलिक है। ये वो कह रहा है कि देखो, जो प्रताड़ित कर रहा है वो किस जेल में बंद है? वो क्योंकि दूसरे की मानवता चुरा रहा है ना, रॉब्ड ह्यूमैनिटी। तो वो किसमें है? वो एक नफरत की जेल में बंद है। किसमें बंद है? नफरत की जेल में। अगर मैं किसी पे प्रताड़ना कर रही हूँ, अगर मैं किसी को परेशान कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं भी तो एक नफरत की जेल के अंदर बंद हूँ। मैं भी एक नफरत की जेल के अंदर बंद हूँ, इसलिए मैं प्रेम नहीं कर पा रही ना। तो मैं और जो जिसके ऊपर हम कर रहे हैं अत्याचार, वो तो बेचारे की मानवता हमने छीन ही ली, उसको तो हमने गुलाम बना लिया, उससे तो उसकी तो हमने मानवता छीन ली, तो वो भी परेशान है। तो ऑप्रेसर और ऑप्रेस दोनों इक्वली परेशान होते हैं। ऐसा नहीं है, जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो जिसके संग बुरा करते वो तो होता ही है परेशान, लेकिन जो बुरा कर रहे होता है वो सोचता है, प्लानिंग करता है, तो वो भी तो कितनी देर नफरत और इस गंदगी से में भरा रहता है। तो एक तरह से देखा जाए दोनों ही परेशान रहते हैं। ठीक है बच्चों। और चौथा, ट्विन ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस माने जरूरी। वो कहते हैं कि मेरे लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक मेरी फैमिली और एक मेरी कंट्री। हर एक व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये चीज़ें अप्लाई होती हैं कि ट्विन माने दो, ऑब्लिगेशंस माने जरूरी काम, एक तो मेरी फैमिली और एक मेरी कंट्री। ठीक। अब उनके आइडिया ऑफ फ्रीडम क्या है बच्चों? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि फ्रीडम का क्या मतलब है नेल्सन मंडेला के लिए। तो एज अ बॉय, एज अ स्टूडेंट और एडल्ट। एज अ बॉय क्या मतलब है? खेतों में दौड़ना, रनिंग करना, रन इन फील्ड, है ना, रन इन फील्ड, है ना, और स्विम करना, राइड करना, मैलीज खाना। एक जगह और लिखा था कि वो मैलीज खाया करते थे। मैलीज माने क्या होता है बच्चों? कॉर्न। क्या खाते थे वो? कॉर्न। तो कॉर्न को खाना। तो कॉर्न यहाँ मैं लिख देती हूँ, कॉर्न मैलीज को खाते थे, खेतों में घूमते थे, रन करते थे, दौड़ते थे, स्विम करते थे, और अपनी गाय पे, भैंस पे बैठ के घुमा करते थे बच्चे के रूप में। फिर जब स्टूडेंट हुए तो स्टे आउट एट नाइट, उनको रात को बाहर रहने का मन करता था। फिर जब अडल्ट हुए तो शादी करना, नौकरी करना। तो ये स्टूडेंट था। लेकिन उन्होंने फिर ये देखा कि उनके देश के लोग तो गुलाम है ना, उनके देश का हर आदमी गुलाम है, तो वो कैसे आज़ाद हो सकते हैं? तो जब वो अडल्ट हो गए उसके बाद उनको लगने लगा कि वो केवल टेम्पररी फ्रीडम है। ये सब फ्रीडम बच्चों कैसी है? टेम्पररी। ये जो एज अ बॉय, एज अ स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिटरी फ्रीडम, ये कैसी फ्रीडम है? ट्रांजिटरी फ्रीडम से। ठीक है, ये सब ट्रांजिटरी फ्रीडम्स है। ट्रांजिटरी फ्रीडम आप लोग समझ गए होंगे बच्चों कि टेम्पररी फ्रीडम्स है। अब परमानेंट फ्रीडम क्या थी? कि उनके देश को आज़ाद कराना अंग्रेजों से, जो नफरत में वो नस्लवाद है, एपथीड है, उससे आज़ाद कराना। तो फिर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया और उसका इम्पैक्ट दिखाई दिया मंडेला की लाइफ के ऊपर। ठीक है बच्चों। तो ये अब आते हैं परमानेंट फ्रीडम। फिर उन्होंने किसके ऊपर काम किया? परमानेंट फ्रीडम। बच्चों ये बात याद रखना कि ट्रांजिटरी फ्रीडम ये है, आइडिया ऑफ फ्रीडम, ये ट्रांजिटरी फ्रीडम्स थी, यानी कि टेम्पररी फ्रीडम जो समय के लिए थी, और ये परमानेंट फ्रीडम। ठीक। उन्होंने अब सॉ हिज पीपल वर नॉट फ्री, तो उन्होंने एएनसी यानी कि अफ्रीकन नेशनल कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा फ्रीडम इज इनडिविजिबल। उन्होंने बोला कि फ्रीडम को एक रोटी थोड़ी है कि जिसको हम टुकड़ों में बांट लेंगे कि एक टुकड़ा तुम खा लो, एक टुकड़ा हम खा लो। भाई फ्रीडम तो पूरी चाहिए, मुझे पूरी पूरी फ्रीडम चाहिए, आपको भी पूरी फ्रीडम चाहिए। तो उन्होंने कहा कि फ्रीडम, हर व्यक्ति को उसकी पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए। अब फिर यहाँ से उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, उनके जीवन में बदलाव आया। क्या बदलाव आया? देखो, पहला बदलाव कि वो एक लॉ अबाइडिंग, लॉ को मानने वाले, यानी लॉ अबाइडिंग मतलब लॉ को मानने वाले एक
लॉ अबाइडिंग लॉ को मानते थे, वो यहाँ से क्या बन गए, एक क्रिमिनल बन गए। यानी कि कानून की नज़र में वैसे वो क्रिमिनल नहीं बने, लेकिन कानून की नज़र में मुजरिम बन गए। क्योंकि अभी तक तो वो जब बच्चे थे, जब स्टूडेंट थे, जब तो कानून के अनुसार चलते थे तो बहुत अच्छा था। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने अपनी कांग्रेस नेशनल बना ली और देश की आज़ादी के लिए लड़ने लगे, तो आज वो क्रिमिनल बन गए, पहला। दूसरा, फ्राइटेंड, पहले वो डरपोक हुआ करते थे, अब बोल्ड हो गए, निडर हो गए। पहले वो फैमिली लविंग थे, अपने परिवार को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आज उनके पास घर ही नहीं रहा, क्योंकि वो उनका आधा जीवन तो जेल में बीता बच्चों, मालूम है ना आपको। तो होमलेस हो गए। और लाइफ लविंग, अपने जीवन को बहुत प्रेम करते थे, वहाँ से वो एक मंक बन गए, साधु बन गए। तो ये 4 परिवर्तन आए, पहला लॉ अबाइडिंग, दूसरा फ्राइटेंड टू बोल्ड, तीसरा फैमिली लविंग टू होमलेस, और चौथा लाइफ लविंग टू मंक। तो बच्चों ये 4 चेंज उनमें आए। अब आपको ये पूरी चैप्टर की शॉर्ट में हमने एक माइंड मैप बना दिया, आप इसको अच्छे से याद कर लें, इसके नोट्स बना लें। और बच्चों मेरा ये दावा है कि लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, वर्ड मीनिंग सारे आप कर लेंगे अगर आप ये माइंड मैप को अच्छे से याद कर लेंगे। अपने नोट्स जरूर बनाइए, मेरे को शेयर करिए अपने नोट्स, आई विल बी वेरी हैप्पी। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सारे चैप्टर्स के और पोएम्स के आपको बहुत जल्दी माइंड मैप मिलेंगे। तो बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।